नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पेरिस ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीत लिया है। भारतीय हॉकी ने स्पेन को 2-1 से हरा दिया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत ने दोबारा से पेनल्टी कॉर्नर पर भारत के लिए गोल दाग दिया। इस तरह इस मैच में भारत ने स्पेन पर 2-1 की बढ़त बना ली थी और फिर अंत तक वही कायम रखा। भारत के अमन सहरावत पेरिस ओलंपिक के कुश्ती मुकाबले में सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अमन ने अल्बानिया के जालिम खान अबाकोरोव को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। उन्होंने 12-0 से इस मुकाबले को जीता है। अब अमन सहरावत सेमीफाइनल मुकाबले में जापान के पहलवान रेई हिगुची से आज रात भारतीय समय अनुसार 9:45 पर भिड़ेंगे। बता दें, भारत को कुश्ती में अभी तक कोई पदक नहीं मिला है। पेरिस ओलंपिक में भारत का अभी तक एक भी गोल्ड मेडल नहीं आया है। ये पूरी उम्मीद विनेश के बाद अब नीरज चोपड़ा पर है। आज नीरज चोपड़ा एक्शन में होंगे। ये मुकाबला आज भारतीय समय अनुसार रात 11:55 पर खेला जाएगा। बता दें, टोक्यो में 2021 में गोल्ड जीतकर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा था। पेरिस में वो मेडल डिफेंड करने वाले ओलंपिक इतिहास के 5वें और भारत के पहले जेवलिन थ्रोअर बनना चाहेंगे। वो व्यक्तिगत इवेंट में 2 गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन सकते हैं। बांग्लादेश में सरकार बदलने जा रही है, जिसको लोग तख्ता पलट भी कह रहे हैं। अंतरिम सरकार बनने की कवायद लगभग पूरी हो चुकी है। सेना ने देश के वरिष्ठ समाजसेवी और नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को देश का नया अंतरिम प्रधानमंत्री बनने का न्योता दिया था, जो उन्होंने मान भी लिया है। आज बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन उन्हें पीएम पद की शपथ दिलाएंगे। इससे पहले उन्होंने देश के नाम अपना पहला संबोधन दिया और देशवासियों के सामने अपनी शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि अगर आप देश का नेतृत्व करने के लिए मुझ पर विश्वास करते हैं तो आपको सबसे पहले अपने आसपास हिंसा और अल्पसंख्यकों पर हमले बंद करने होंगे। आप किसी पर भी हमला नहीं कर सकते हैं। आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर आप मेरी बात नहीं सुनते हैं तो मेरी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। इससे बेहतर ये होगा कि मैं चला जाऊँ। मोहम्मद यूनुस के संबोधन के बाद लोग कह रहे हैं कि अपने देश के प्रधानमंत्री जी के मुखारबिन से ऐसा आपने कभी सुना, चाहे मणिपुर रहा हो या अन्यत्र। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार पड़ोसी देश बांग्लादेश में अस्थिर हालात के कारण बांग्लादेश में इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स अनिश्चितकाल के बंद कर दिए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि आवेदकों को सूचित किया गया है कि उन्हें अगली तारीख की सूचना SMS के जरिए दी जाएगी और उनके पासपोर्ट अगले वर्किंग डे पर ले लिए जाएंगे। भारत सरकार ने कहा है कि उनको बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यक्रम के बारे में जानकारी नहीं थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये जानकारी दी। रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमारे विदेश मंत्री ने संसद में बताया है कि शॉर्ट नोटिस पर शेख हसीना को भारत आने की मंजूरी दी गई थी। यहाँ भी जो स्थितियाँ हैं वो अभी बदल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अभी स्थितियाँ बदल नहीं हैं। आज शाम को अंतरिम सरकार शपथ लेगी। जब एक बार सारी चीज़ें हो जाएंगी, मैं बता दूं कि भारत और यहाँ के लोगों के लिए बांग्लादेश के लोगों का हित सबसे ऊपर है। रणधीर जायसवाल ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर बताया, हम अल्पसंख्यकों की स्थिति पर भी नजर रख रहे हैं। ऐसी भी रिपोर्ट है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग समूह और संगठनों ने कई पहल की हैं। उन्होंने कहा, लेकिन स्वाभाविक रूप से हम तब तक बहुत चिंतित रहेंगे जब तक कानून और व्यवस्था स्पष्ट रूप से बहाल नहीं हो जाती। और हम ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि हर सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपनी सभी नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करे। बेंगलुरु की एक अदालत ने गुरुवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके डिप्टी CM DK शिवकुमार को समन जारी किया है। ये समन 2022 के मामले में जारी किया गया है, जिसमें ये नेता राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में बार ED के द्वारा पूछताछ किए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। बता दें, ED द्वारा राहुल गांधी के गैर जरूरी उत्पीड़न के खिलाफ जून 2022 में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था। रिस्ट्रिक्टिव ऑर्डर्स की अवहेलना करते हुए सिद्धारमैया और शिवकुमार समेत कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद विल्सन गार्डन पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि विरोध प्रदर्शन ने सार्वजनिक शांति को बाधित किया और अधिकारियों से आवश्यक अनुमति के बिना आयोजित किया गया। केंद्र सरकार ने गुरुवार को संसद में एक वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। इसका जमकर विरोध होने लगा, लेकिन विपक्ष के विरोध के बाद भी सरकार कहां मानने वाली थी। न अभी मानती, न कभी उसका विरोध माना गया अतीत में भी। लेकिन सरकार के पास ऐसी मजबूरी आ गई कि बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी JPC के पास भेजना पड़ गया। क्यों भेजना पड़ा वो अगली खबर में बताऊंगा, लेकिन पहले कांग्रेस ने क्या कहा वो जान लेते हैं। कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल ने बिल का विरोध करते हुए कहा, यह विधेयक संविधान पर एक मौलिक हमला है। इस विधेयक के माध्यम से वो ये प्रावधान कर रहे हैं कि गैर मुस्लिम भी वक्फ गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हो सकते हैं।
उन्होंने कहा कि मैं आपके माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहूँगा कि क्या कोई गैर हिंदू अयोध्या मंदिर बोर्ड का सदस्य हो सकता है। वेणुगोपाल ने कहा कि ये धर्म की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। अभी ये लोग मुस्लिमों के पीछे पड़े हैं, इसके बाद ईसाइयों फिर जैन का नंबर आएगा। उन्होंने कहा कि यह बिल हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव को देखते हुए लाया गया है। केंद्रीय संसदीय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। इस दौरान विपक्ष ने इस बिल का विरोध करते हुए जमकर हंगामा किया। विपक्ष करेगा ये तो पता था, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने क्या खेल खेला है। और चिराग पासवान भी अपना स्टैंड अब लेने लग गए हैं, वो भी बीजेपी सरकार के रास्ते में रोड़ा बनकर आए। टीडीपी ने कहा कि हम विधेयक का समर्थन करते हैं, सुधार लाना और उद्देश्य को सुव्यवस्थित करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन हमें इसे सिलेक्ट कमेटी को भेजने में कोई समस्या नहीं है। एलजेपी ने भी यही कार्ड खेला, कहा कि हम चाहते हैं कि वक्फ बिल स्थायी समिति के सभी हितधारकों को समिति में परामर्श करने दें। हालांकि बिल में कुछ भी गलत नहीं है और ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन फिर भी बेहतर होगा कि संसद की समिति इस पर बारीकी से विचार करे। और फिर क्या था, बिल को मजबूरन सिलेक्ट कमेटी के पास भेजना पड़ गया। बता दें, ये वही मोदी की सरकार है जो कमेटी के पास बिल भेजने की मांग करने वाले विपक्ष कुछ भी करता था, लेकिन कुछ होता नहीं था। लेकिन सरकार बैसाखियों पर है, तो जो सहयोगी कहेंगे वो करना पड़ेगा, नहीं तो सरकार कब गिर जाए क्या पता। टीडीपी एलजेपी ने बहुत तरीके से बिल का विरोध किया कि विरोध भी ना लगे और बात ना माने तो बाद में देखा जाए। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने खुलकर समर्थन किया। जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसा ये संशोधन लाया गया है वक्फ बोर्ड के कानून में मुसलमान विरोधी है। कहाँ से मुस्लिम विरोधी है? कौन ऐसे मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या का मंदिर गुरुद्वारा, अरे मंदिर और संस्था में आपको अंतर नजर नहीं आता है? तो आप कौन सा तर्क दे रहे हैं? ये मंदिर नहीं है, आपकी मस्जिद से छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। ललन सिंह ने कहा, ये एक कानून से बंधी हुई संस्था है, उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड कैसे बना? किसी कानून से बना है ना। कोई भी संस्था जो कानून से बनी हुई है, अगर वो निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक उसके लिए कानून बनाने का है। जिसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी का ये रुख देखने वाला है। मतलब है दुनिया उसी की, जमाना उसी का और गीत भी उसी का। ऐसा ही नीतीश कुमार कर रहे हैं, जिसके सरकार के साथ उसी के गीत गाने लग रहे हैं, अपने स्टैंड को भूल जाते हैं। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि बीजेपी आरएसएस ने नया अन्ना हजारे बिहार में छोड़ दिए हैं और वो तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार को भी कमजोर करने में जुट गए हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने संसद में अपनी बात रखी। वक्फ संशोधन बिल पर अखिलेश ने कहा कि ये सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अगर जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे तो आपको पता है कि एक जगह पर जिला अधिकारी ने क्या किया कि उसका असर आने वाली पीढ़ी तक को भुगतना पड़ा। बीजेपी अपनी हताश, निराश और चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये कर रही है। उन्होंने कहा कि गैर मुस्लिम को बोर्ड में शामिल करने का औचित्य नहीं है। वक्फ संपत्तियों को रेगुलेट करने के नाम पर किसी संपत्ति को वक्फ के कब्जे में कैसे माना जाए, इसे फिर से तय करने के लिए सरकार एक विधेयक लाई है। इसमें वक्फ संपत्ति की परिभाषा से लेकर राज्यों में वक्फ बोर्डों के ढांचे को बदलने तक कई महत्वपूर्ण संशोधन शामिल हैं। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल के मद्देनजर कहा है कि वो मौजूदा वक्फ कानून में किस तरह का कोई बदलाव मंजूर नहीं करेगा। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने के लिए है। इसमें प्रस्ताव है कि राज्य सरकार वक्फ बोर्डों में एक गैर मुस्लिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को नियुक्त कर सकेगी। इसके अलावा प्रस्तावित प्रमुख बदलावों में जिला कलेक्टर को ये जांच करने की ताकत देना कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या सरकारी जमीन। प्रस्तावित विधेयक में कहा गया है कि अगर कलेक्टर ये निर्धारित करता है कि संपत्ति सरकारी संपत्ति है तो वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में आवश्यक सुधार करेगा और इस संबंध में राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। एक उपखंड में यह भी कहा गया है कि ऐसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में नहीं माना जाएगा जब तक कि कलेक्टर अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर देता। विपक्ष के साथ अब भाजपा के वो सहयोगी भी मांगों में आने लगे हैं जिन सहयोगियों की वजह से केंद्र में मोदी सरकार टिकी हुई है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है और प्रोटेस्ट कर रहा है कि स्वास्थ्य बीमा से जीएसटी हटाया जाए, लेकिन अब विपक्ष को बीजेपी सरकार की बैसाखी यानी टीडीपी और जनसेना पार्टी के साथ भी मिल गया है। इन दोनों दलों ने
स्वास्थ्य और जीवन बीमा और हैंडलूम पर लगाए गए जीएसटी को वापस लेने की मांग की है। ये मांग लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान उठाई गई और इनके साथ राहुल गांधी जैसे नेता जिस पर घेर रहे हैं वो भी सरकार से हटाने की मांग की है। बजट पर बोलते हुए टीडीपी के नरसराव पेट और लाबू श्रीकृष्ण देवरायलू ने कहा कि कई सदस्यों ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 20% से 12% करने की बात कही है। उन्होंने इंडेक्सेशन की बात कही है। टीडीपी सांसद ने कहा कि बाहर भी बहुत चर्चा हो रही है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि वित्त मंत्री इस पर गौर करेंगी और इंडेक्सेशन पर दोबारा विचार होना चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास के लोग सोचते हैं कि रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है जिसमें वो सुरक्षित रूप से निवेश कर सकते हैं। हमें लगता है कि इसे प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। इसके अलावा देवरायलू ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी को वापस लेने की भी मजबूत वकालत की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर 18% जीएसटी है। अगर 75% लोगों के पास जीवन बीमा है तो उनमें से केवल 25% के पास स्वास्थ्य व चिकित्सा बीमा होगा। ये असमान संख्याएं हैं, इसका उल्टा होना चाहिए। अधिक लोगों के पास स्वास्थ्य या चिकित्सा बीमा होना चाहिए और कम लोगों के पास जीवन बीमा होना चाहिए, या कम से कम संख्या बराबर होनी चाहिए। लेकिन किसी तरह ये एक दिशा में झुका हुआ है। इसे केवल तभी संबोधित किया जा सकता है जब जीएसटी कम किया जाए ताकि अधिक लोगों को स्वास्थ्य बीमा तक पहुंच मिल सके। इसके साथ ही जनसेना के मछलीपट्टनम सांसद ने भी मांग की है कि जीवन और चिकित्सा बीमा पर जीएसटी वापस लिया जाए। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ आज सदन में काफी नाराज नजर आए। विपक्ष की नारेबाजी के बाद उन्होंने ये तक कह दिया कि वो अपने आप को यहाँ बैठने में सक्षम नहीं पा रहे हैं, इसलिए कुछ समय के लिए यहाँ से जा रहे हैं। जयराम रमेश के बोलने पर धनखड़ ने कहा कि अमर्यादित आचरण मत अपनाइए। जयराम रमेश, हंसिए मत, आपकी आदतें मुझे पता हैं। अब मेरे पास एक ही विकल्प है, मैं अपनी शपथ से दूर नहीं भाग रहा हूँ। मैंने आज जो देखा है, सदस्य ने जिस तरह का व्यवहार किया, शारीरिक रूप से किया, जिस तरह का व्यवहार इधर से भी हुआ, मुझे हाउस का समर्थन जितना चाहिए था उतना नहीं मिला है। इसके लिए मैंने प्रयास में कोई कमी नहीं की। मैं अपने आप को यहाँ बैठने में सक्षम नहीं पा रहा हूँ, इसलिए कुछ समय के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उन पर अखबारों के जरिए भी हमला किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक प्रमुख अखबार, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कितनी गलत टिप्पणी की है मैंने देखा है। मुझे लगातार चुनौती दी जा रही है। ये चुनौती सभापति के पद को दी जा रही है। ये चुनौती इसलिए दी जा रही है कि जो व्यक्ति इस पद पर बैठा है वो इसके लायक नहीं है, ऐसा ये लोग सोचते हैं। दुखी मन से मैं कुछ समय के लिए अपने आप को यहाँ बैठने में सक्षम नहीं पा रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। चुनाव जल्द ही हो सकते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि इसे लेकर भारतीय चुनाव आयोग की एक टीम आज प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची है। पहले दिन टीम कश्मीर पहुंची, यहाँ चुनावों की तैयारियों की समीक्षा कर रही है। आयोग के अधिकारी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी प्रक्रिया पर चर्चा कर रहे हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 से अयोग्य घोषित होने के एक दिन बाद निराश विनेश फोगाट ने गुरुवार सुबह सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कुश्ती से संन्यास की घोषणा की। विनेश ने एक्स पर लिखा, माँ कुश्ती मुझसे जीत गई, मैं हार गई, आपके सपने और मेरी हिम्मत टूट गई है, अब मेरे पास और ताकत नहीं है। अलविदा कुश्ती 2001-2024, मैं हमेशा आप सभी की ऋणी रहूंगी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में अयोग्य करार दिए जाने के बाद कुश्ती को अलविदा कह दिया। इस पर भारतीय महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि विनेश, तुम नहीं हारी, हर वो बेटी हारी है जिनके लिए तुम लड़ी और जीती। उन्होंने लिखा है, ये पूरे भारत देश की हार है, देश तुम्हारे साथ है। खिलाड़ी के तौर पर उनके संघर्ष और जज्बे को सलाम। बता दें, इससे पहले हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कहा कि हमारी सरकार ने यह फैसला किया है कि विनेश फोगाट का स्वागत और अभिनंदन एक मेडलिस्ट की तरह ही किया जाएगा। सीएम ने लिखा कि हरियाणा सरकार ओलंपिक रजत पदक विजेता को जो सम्मान, इनाम और सुविधाएं देती है वो सभी विनेश फोगाट को भी कृतज्ञता पूर्वक दी जाएंगी। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दी गई। इसके बाद उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। इस पर विनेश के गुरु और ताऊ महावीर सिंह ने कहा है कि वो विनेश को मनाएंगे कि अभी संन्यास न ले और 2028 की तैयारी करे। महावीर फोगाट ने कहा कि हम चाहेंगे कि वो 2028 के लिए खुद को तैयार करे, वो बेहतर कर सकती है और खूब मेहनत की है, उससे हल्की सी चूक हो गई, अगली बार पदक लाएगी, हम सब उसको समझाएंगे। विनेश को लेकर कई राजनेता और कई विश्लेषक ये दावा कर रहे हैं कि उनके साथ साजिश की गई है।
इस मसले पर उनके ताऊ महावीर फोगाट ने कहा कि खेल के अपने नियम हैं। विनेश के साथ किसी तरह की साजिश नहीं हुई है। अगर ऐसा हुआ होता तो वो खुद कह देती। महावीर सिंह फोगाट ने खेल पर हो रही राजनीति को लेकर कहा कि सब गलत है। ओलंपिक के अपने नियम होते हैं, वजन का बहुत बड़ा योगदान होता है। विनेश के साथ गलत होता तो खुद आकर कहती। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक के जिस फाइनल मैच से पहले अयोग्य करार दे दी गई, उसमें अमेरिका की महिला पहलवान सारा हिल्डेब्रांट ने गोल्ड मेडल जीता है। सारा हिल्डेब्रांट ने क्यूबा की पहलवान को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया। वहीं सारा हिल्डेब्रांट ने विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक में अयोग्य करार दिए जाने पर प्रतिक्रिया दी। सारा ने कहा कि विनेश के लिए मुझे बुरा लग रहा है। विनेश के लिए कल का दिन अद्भुत था, उन्होंने कारनामा कर दिखाया था। सारा बोली, मुझे नहीं लगता कि विनेश को इस वक्त का अंदाजा रहा होगा कि इस तरह से उनका ओलंपिक अभियान समाप्त होगा। सारा ने कहा कि मुझे लगता है कि विनेश एक शानदार प्रतिद्वंदी, शानदार पहलवान और इंसान हैं। भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल और उनके सपोर्ट स्टाफ को पेरिस ओलंपिक से वापस भारत भेजा जाएगा। समाचार एजेंसी एनआई के अनुसार अंतिम पंघाल के खिलाफ ये कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि उन्होंने अपना ओलंपिक विलेज एक्रीडेशन अपनी बहन को दे दिया था। समाचार एजेंसी पीटीआई ने भारतीय ओलंपिक संघ के हवाले से बताया है कि अंतिम पंघाल और उनके पूरे स्टाफ को अनुशासनात्मक उल्लंघन के बाद वापस भेजने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले अंतिम पंघाल पेरिस महिला कुश्ती इवेंट के 53 किलोग्राम भार वर्ग में बुरी तरह से हारकर ओलंपिक से बाहर हो गई थी। बता दें, अंतिम पंघाल 53 किलोग्राम में भारत की ओर से भेजी गई थी, जिसमें पहले विनेश फोगाट का जाना तय माना जा रहा था। फिर वो क्यों नहीं जा पाई, इसके पीछे लंबी कहानी है। और फिर उनको 50 किलोग्राम वर्ग में जाना पड़ा, उसके लिए भी उनको क्या क्या नहीं करना पड़ा। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया है। बुद्धदेव भट्टाचार्य ने 80 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली। वो कई दिनों से बीमार चल रहे थे। बुद्धदेव भट्टाचार्य साल 2000 से 2011 तक लगातार 11 साल मुख्यमंत्री के पद पर थे। बुद्धदेव भट्टाचार्य के निधन पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के निधन से दुखी हूँ। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।